उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के हवाले से सालार ने जो खुसूसी सीरीज़ शुरू की है, उसी हवाले से आज हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, जिनसे हम यूपी के हालात को जानने की कोशिश करेंगे। शाहिद सिद्दीकी साहब नामवर सहाफ़ी भी हैं, नई दुनिया के एडिटर हैं। हफ्तेवार नई दुनिया जो मशहूर ज़माना जो अखबार है, आजकल उसकी इशाअत मुअत्तल है। और शाहिद सिद्दीकी साहब की ख़ास बात यह है, खुसूसियत ये है कि वो सियासत में भी सरगर्म हैं, मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। वो आजकल राष्ट्रीय लोकदल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, नायब सदर हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करके इंतखाबी मौरिके में है, यूपी की इंतखाबी मौरिके में है। शाहिद सिद्दीकी साहब जी, आपका सालार के इस खुसूसी प्रोग्राम में खैर मकदम है। सवाल है, यूपी में जो इंतखाबी मंजरनामा उभर रहा है जी, आपका क्या असेसमेंट है उसके बारे में? किस नज़र से देखते हैं आप इसको? देखिए, यूपी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर आता है। जिसके हाथ में यूपी है वो दिल्ली पर राज करता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का ये इंतखाब हिंदुस्तान की तारीख़ का बहुत ही अहम इंतखाब है और पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें उत्तर प्रदेश की तरफ हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में योगी हुकूमत ने जिस तरह से एक दहशत का बुलडोज़र चलाया है और जिस तरह हर जमहूरी तहरीक को, चाहे वो तलबा की हो, चाहे वो किसानों की हो, ख़वातीन की हो, अक़लियतों की हो, हर तहरीक को उसने बुलडोज़र चला के कुचलने की कोशिश की है। जिस तरह वहाँ पर कोरोना के वक्त में लाखों लोग मारे गए हैं, गंगा जिसको माँ कहते हैं यूपी वाले, जिसकी पूजा करते हैं उत्तर प्रदेश वाले, उस गंगा के दोनों पट जो हैं भर गए थे लाशों से। उसके नतीजे में वो जो महंगाई वहाँ पे आई है और जो बेरोज़गारी है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की हालत उत्तर प्रदेश में ख़राब है। नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश के अवाम पूरी तरह से परेशान हैं और उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि उन्हें इस हुकूमत से निजात पानी है और गठबंधन की सरकार बनानी है। अखिलेश यादव जो नौजवान हैं, नई सोच के साथ आगे देखते हैं और हमारी पार्टी के सदर जयंत चौधरी जी जो एक बहुत ही समझदार, बहुत ही ठहरे हुए, बहुत ही सेकुलर नौजवान लीडर हैं, उनकी क़यादत में एक नया उत्तर प्रदेश बनाने की तैयारी है। एक नया उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक नया रास्ता दिखाने की तैयारी है। शाहिद साहब, आपकी जो जमात है राष्ट्रीय लोकदल जी, वो उसको ये कहा जाता है कि ये जाटों की नुमाइंदा है और जाट जो फैक्टर जो है वहाँ पर काफ़ी अहम है मगरबी यूपी में। लेकिन गुज़िश्ता 2014 से लेकर अब तक जो भी सूरत हाल रही वो बीजेपी के साथ चला गया था, उनका बड़ा चंक जो है। अब इस वक्त जो है फिर से दोबारा उनको उस फोल्ड में लाने की कोशिश की जा रही है, आपके फोल्ड में लाने की कोशिश की जा रही है। उधर से अमित शाह साहब भी कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं और फ़िरक़ा वाराना जो नैरेटिव जो उनका होता है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके नतीजे में क्या, देखिए, एक बात तो मैं साफ कर दूं कि ये जाटों की पार्टी कहना बहुत बड़ी साजिश है बीजेपी की। बीजेपी कोशिश ये करती रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मगरबी यूपी में सबसे बड़ी मुखालिफ चौधरी चरण सिंह की पार्टी, अजीत सिंह की पार्टी और जैन सिंह की पार्टी उनके खिलाफ है और उसको कोने में लगाने के लिए उसे जाटों की पार्टी कहकर उसे एक तरफ करने की कोशिश करते हैं। साजिश है। ये पार्टी किसानों की पार्टी है, ये पार्टी गरीबों की पार्टी है। हमेशा से चरण सिंह जी के साथ मुसलमान हमेशा से जुड़ा रहा, उनके साथ कश्यप, पाल, सैनी, हर बरादरी के 36 बरादरियां जो हैं उनके लोग जुड़े हैं। जो भी किसान है, जो भी गरीब है, जो भी मजदूर है, जो भी देहात का है, जो तकलीफ में है, वो उनके साथ जुड़ा है। जो पैसे वाला है, जो वो हमेशा बीजेपी के साथ जुड़ा है, जो व्यापारी वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ा है। तो इसलिए ये कहकर इसको कम करने की कोशिश की जाती है और मीडिया इस बात को फैलाता है कि साहब ये जाटों की पार्टी है। मैं बड़ा साफ कह दूं कि ये जाटों की पार्टी हरगिज़ नहीं है। ये पार्टी किसानों की पार्टी है। ये पार्टी उन लोगों की पार्टी है कि जो सही असली हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान, जो भारत गांव में बसता है। इंडिया की पार्टी नहीं है। इंडिया की पार्टी बीजेपी है। इंडिया की पार्टी अडानी और अंबानी की पार्टी बीजेपी है। ये तो गरीब मजदूर किसान की पार्टी है।
लेकिन जो है जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राष्ट्रीय लोक, वो देखिए ट्रैक रिकॉर्ड में बता दूं आपको, ट्रैक रिकॉर्ड आप सिर्फ 14, आप समझते हैं हिंदुस्तान की तारीख 1914 से शुरू होती है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हिंदुस्तान की तारीख बहुत लंबी है और हमेशा से इस इलाके में 1947 में भी कभी फसाद नहीं हुआ, जबकि मुसलमान यहाँ पे 40% हैं इस इलाके में। देवबंद भी यहीं पर है, सहारनपुर मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में है, वहाँ से सहारनपुर से लेके और मेरठ तक और उधर मथुरा तक इस पूरे इलाके में एक फसाद नहीं हुआ, मुसलमान का बाल बीका नहीं हुआ, हिंदू और मुसलमान के बीच टकराव नहीं हुआ। तो इसको ये कहना कि साहब 1914 से तारीख है, 1914 से तारीख है, तो 1914 से हिंदुस्तान की तारीख नहीं लिखी गई। हमेशा मुसलमान और गैर मुस्लिम जो है इस इलाके में साथ रहे, उन्होंने ही मिलके चौधरी चरण सिंह को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनवाया था, नायब वज़ीर आज़म बनवाया था, 2 बार वज़ीर आला बनवाया था। तो ये सिर्फ जाटों के वोट से नहीं बने थे वो। और इस इलाके, ये तो 1914 से तो सारे लोग गए थे मोदी के साथ, एक आध फिरके को छोड़ के सारे ही गए थे, उनकी बात क्यों नहीं होती? ब्राह्मण भी गए थे, कांग्रेस को छोड़ के बनिया भी चला गया था, पाल कश्यप ये सैनी सब समाज चले गए थे, तो जाटों की बात क्यों की जाती है? तो 1914 में जो हुआ उसका और उसका सबको अफसोस है, सबने खमियाजा भुगता है। आज चौधरी नरेश टिकैत जो सबसे बड़े खाप लीडर हैं और राकेश टिकैत जो किसानों के सबसे बड़े लीडर बन के उभरे हैं, वो इस बात को कहते हैं कि हमसे गलती हुई, हमने अजीत सिंह को हराया, हमने कमज़ोर किया उनको, ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी, हमें इस भूल को सुधारना है। और आप ये भी देख लीजिए कि उसी मुजफ्फरनगर में जहां इन्होंने फसाद कराया था, उसी मुजफ्फरनगर में स्टेज के ऊपर खड़े होकर राकेश टिकैत ने नारा लगाया अल्लाह अकबर, और मुसलमानों ने कहा हर हर महादेव, और जाटों ने कहा, हिंदुओं ने कहा हर हर महादेव, तो मुसलमानों ने कहा अल्लाह अकबर। इस तरह से वहां पे अब लगा है ये तो ये भी तो देखिए ना, ये देखिए ना। तो हालात बदलते हैं, लोग बाज़ दफ़ा धोखे में आ जाते हैं, फिरका वाराना, उसमें तो मुसलमान भी आया, हिंदू भी आया, लेकिन अब जो है माहौल बदल गया है। आज वहां कोई हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान, शमशान, मस्जिद, मंदिर नहीं चल रहा। जो चला रहा है लोग उससे नफरत कर रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं और उस पर नाराज हो रहे हैं। ये जो कम्युनल टोन जो है जी, मुगलों का नाम लेकर कि भाई बीजेपी कहती कि हम 650 साल से, मैं आपसे माफ़ करें, मैं आपको रोक रहा हूं बारी साहब, ये बड़ा अफसोसनाक हो गया कि मीडिया ना तो रोजगार पे पूछता, ना पूछता किसानों की क्या तकलीफें हैं, ना पूछता वहाँ पे अक़लियतों की क्या तकलीफें हैं, बस वो ये पूछता रहता है कि अमित शाह ने ये कहा, योगी ने ये कहा, मोदी ने ये कहा, अमित शाह ने कहा। आपके लिए इनके अलावा कोई हिंदुस्तान में मसला नहीं है क्या? इसके अलावा सवाल पूछिए ना। आप सिर्फ अमित शाह की बातें पूछते रहते हैं। अमित शाह तो शाह हैं, शहनशाह हैं। वो शाह और शहनशाह, 2 शाह और शहनशाह, उनके साथ एक अडानी और अंबानी है, 2 एक ही सरकार है, 2 शाहों की और 2 एक ही सरकार है। उसके आगे चलिए, हिंदुस्तान में 130 करोड़ 35 करोड़ जनता बसती है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ अवाम है। इन 24 करोड़ के पेट पे लात मारने वालों की बात कीजिए, उनकी भूख की, गरीबी की, बेरोजगारी की बात कीजिए। आज क्यों इतना परेशान है नौजवान? इसलिए परेशान है कि आपने पिछले 5 साल आपने वादा किया था, मोदी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां साल की देगा। अमित शाह ने और योगी ने वादा किया था कि आपको 70 लाख नौकरियां देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हम 5 साल के अंदर। लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि हमने 4 लाख नौकरियां दी हैं। वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। नौकरियां दी नहीं है, आपने नौकरियां छीन ली हैं। 40 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में नौजवानों की छीनी हैं। उत्तर प्रदेश में आपने जो है जो इंडस्ट्री आनी चाहिए थी, आपने झूठे ख्वाब दिखाया कि साहब करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया आपने खर्च किया पब्लिसिटी के ऊपर। बेंगलोर के भी जो बस स्टैंड हैं उन पे योगी के लगी हुई है नंबर 1। अरे भैया, इलेक्शन वहां लड़ रहे हो, यहां लड़ रहे हो, आप अपनी पब्लिसिटी पे हजारों करोड़ खर्च कर रहे हो। लेकिन जब यही मजदूर बेंगलोर से, बंबई से, यूपी का मजदूर जो है पैदल निकला था, अपने बच्चों को गोद में उठा के, नंगे पैर, छाले पड़ गए थे उनके, भूखों सड़कों पर गिर गिर के मर रहे थे, उस वक्त आपने बसें नहीं दी, उस वक्त आपने पैसे खर्च नहीं किए। आज अपनी झूठी पब्लिसिटी के लिए आप 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तो ये सवाल हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के सवाल ये नहीं है कि अमित शाह ने क्या कहा, सवाल ये नहीं है कि फिरका परस्ती के। तो हम फिरका परस्ती को, हम भी इस तरह के सवालों पे बार बार जोर देके, बात करके और उनका जवाब देके हम फिरका परस्ती को और इनको मदद करते हैं, हम इनसे लड़ते नहीं हैं। अच्छा, इस वक्त जो है यानी 3 जमातें तो बिल्कुल जो है, बीएसपी है, आपका महाज है, बीजेपी है और मुस्लिम तंजीमें भी है, कांग्रेस भी है। कांग्रेस तो एक मार्जिनलाइज फोर्स हो गई है वहाँ यूपी में। तो ये कहीं पर 4 रुखी होगा, कहीं पर 5 रुखी होगा।
तो आप जो कह रहे हैं कि यूपी में 43%, यानी मगरबी यूपी में 43% मुसलमानों का वोट है, बीएसपी मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। नहीं, सहारनपुर वगैरह में जो है, मतलब 40% मैंने कहा मुसलमान है, मुसलमानों का वोट नहीं कहा। हाँ नहीं, सॉरी, तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये जो है मुसलमानों को वोट जो तकसीम हो सकता है, तो इसको नहीं, देखिए, वोट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के वोट तकसीम में। मैं आपको बता दूं कि मैं मुसलमान की बात ही मेरी पार्टी नहीं करती, ना हिंदू की बात करती, ना सिख की करती। ये बातें बीजेपी और दूसरी पार्टियां करती हैं। हम लोग ये नहीं करते, हम तो किसान की बात करते हैं। और हम आपको बता दें, किसान का वोट तकसीम नहीं होगा। और हम आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान के अवाम अब बहुत होशियार हो गए हैं। और आप अगर इलेक्शन एनालिसिस करें तो चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र में थोड़ा सा फर्क आया था, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, अब वोट लोग इधर देते हैं या उधर देते हैं, या तो एक तरफ जिताते हैं। वो आप देख रहे हैं, मिलीजुली सरकारें नहीं बन रही। 70s में, 80s में, 90s तक बड़ी मिलीजुली सरकारें बनती थी, गठबंधन की सरकारें। अब जो बन रही हैं क्लियर कट जाते हैं। तो अब लोग या तो हमारे गठबंधन के साथ जाएंगे या भाजपा के गठबंधन के साथ जाएंगे, बीच में नहीं जाएंगे। जो ये छोटी छोटी जो दूसरी पार्टियां, मैं छोटी नहीं कहता, मैं बड़ा इज्जत सम्मान करता हूं बीएसपी का भी, मायावती जी का भी। मैं बहुत इज्जत सम्मान करता हूं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस का भी। और मैं बाकी पार्टियों का भी इज्जत और सम्मान करता हूं। ओवैसी साहब भी हैं, उनका भी मैं इज्जत करता हूं बहुत। लेकिन इन सब पे वोट नहीं मिलने वाला। लोग जो हैं ये अब जानते हैं कि कौन, अगर उन्हें रोकना है, बीजेपी को हराना है, तो वो हमारे साथ आएंगे। उन्हें पता है कि सिर्फ हम हरा सकते हैं, हमारे गठबंधन के साथ आएंगे। और अगर उन्हें बीजेपी के साथ जाना है तो फिर वो उधर जाएंगे, फिर हमारे साथ नहीं आएंगे। तो इसलिए ये सोचना कि वोट, मुस्लिम वोट बिखर जाएगा, मुस्लिम वोट तो कम से कम नहीं बिखरेगा, क्योंकि मुसलमान बहुत मार खाई है उसने। और जो मार खाता है अक्ल उसको बहुत आ जाती है, बहुत समझ आ जाती है, शऊर आ जाता है। मुसलमान बहुत बाशऊर है, उसकी ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ा है। लेकिन मैं सिर्फ मुसलमान की बात क्यों करें आप, किसान को बहुत मार पड़ी है। किसान को रौंदा गया है गाड़ियों के नीचे, किसान शहीद हुए हैं। किसानों ने 1.5 साल सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, बूढ़ों ने, जवानों ने, बच्चों ने बैठ के आंदोलन किया दिल्ली की सड़कों के बाहर बैठकर। तो उस किसान को बहुत तकलीफ पहुंची है। तो इसलिए किसान का वोट नहीं बटेगा और किसी बिरादरी का भी वोट नहीं बटेगा। हाँ, जो कि अंधे हो गए हैं, जो कि जिनकी अकल ने काम करना बंद कर दिया है, जो ये नहीं देखते कि उनके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं, अंधेरा है, वो ज़रूर बीजेपी को वोट देंगे। जो जिन्ना के नाम पर वोट डालते हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, जो गन्ने के नाम पर वोट डालते हैं वो हमें वोट देंगे, जो शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट डालते हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, जो हिंदुस्तान के नाम पर वोट डालते हैं वो हमें देंगे। तो हमारे साथ तो हिंदुस्तान का वोट है, उनके साथ कब्रिस्तान शमशान का वोट है। अच्छा, ये जो मुसलमान जो है, जैसा कि आपने यूपी के बारे में कहा कि इसकी एक मरकज़ी हैसियत है हमारी मुल्क की सियासत में, और दुनिया की नज़रें भी उस पर लगी हुई है। खुद फॉरेन पॉलिसी जर्नल ने भी जो है इसके बारे में कहा कि फ्यूचर तय करेगी ये इंतखाबात के नतीजे। तो ये स्टेट जो है, मुसलमानों की भी जो सियासत है, नुमाइंदगी है, लेजिस्लेचर में हो, पार्लियामेंट में हो, या वो सूबाई असम्बली में हो, सबसे ज़्यादा वहीं से आती थी। मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन जो हुआ है यूपी में मुसलमानों का, तो आप क्योंकि एक तज्जियाकार भी है, एक नामवर सहाफ़ी भी है, तो ये इसकी क्या असबाब है, क्या वजह क्या है, जिसके नतीजे में जो है ग्राउंड मिल रहा है MIM को? तो टेम्परेरी पोलराइजेशन हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, यूपी में भी हुआ था, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में पूरे में हुआ था, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि बंगाल में बीजेपी को बहुत लोकसभा की सीटें मिली जहाँ उसका नामो निशान नहीं था। तो ये पोलराइजेशन हुआ था। लेकिन ये जो नफ़रत की राजनीति है, नफ़रत की जो सियासत है, ये वक्ती होती है, ये थोड़ी देर के लिए होती है। आखिरकार लोगों को जब होश आता है, नशा है, अफीम है, ये नफ़रत की अफीम चटाई गई थी, उस नफ़रत की अफीम का असर रहा सबके ऊपर। लेकिन अब वो नशा उतर गया है और अवाम जो है जाग गए हैं। और नतीजा ये है कि यूपी में जो मार्जिनलाइजेशन किसी का नहीं होगा। आप ये देखिए कि 2017 में, 2012 में, तो 2012-17 अखिलेश यादव की हुकूमत रही, समाजवादी की हुकूमत रही, तो मार्जिनलाइजेशन तो नहीं हुआ था मुसलमानों का। हाँ, अब सिर्फ एक चुनाव में अगर हार गए, बीजेपी आ गई, तो इसका मतलब मुसलमान तो मार्जिनलाइज नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बड़ी आपसे अलग बात कहूँगा, दिलचस्प बात कहूँगा, ईमानदारी से दिल की बात अपने कहूँगा। मैं एक सियासतदान की हैसियत से नहीं, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि ये जो हो रहा है,
इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यानी मुसलमानों के लिए मैं समझता हूं कि एक रहमत है, ये जहमत उनके लिए एक रहमत है जी। इस तरह से रहमत है कि जब उन्हें चोट लगी है, जब उन्हें डंडा लगा है, उन्हें तकलीफ पहुंची है, तो जाग गए हैं और जाग के उन्हें एहसास हो गया है कि उनका रास्ता जो है वो तालीम का रास्ता उनका रास्ता है, इक़्तिसादी तरक्की का रास्ता उनका रास्ता है। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान जिन्होंने हिंदुस्तान की हमेशा क़यादत की, जहाँ से मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनी, जहाँ से दारुल उलूम देवबंद भी बना, जहाँ मज़ाहिरुल उलूम भी बना, जहाँ नज़वतुल उलूम भी बना, जहाँ से तमाम उलमा और रहनुमा हुए, जुनूब की भी क़यादत इसी उत्तर प्रदेश ने की थी, पूरे हिंदुस्तान की, पंजाब की और सिंध की क़यादत भी इसी उत्तर प्रदेश ने की थी। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश की पिछड़ गया, उसकी एक वजह थी 1947 में। 47 में जो क्रीम थी पढ़ी लिखी, वो माइग्रेट करके चली गई पाकिस्तान। यहाँ पे कायद नहीं रह गए, यहाँ रास्ता दिखाने वाले नहीं रह गए। इसलिए मेरे जैसे लोगों को, जो सहाफ़ी थे, जो सियासत में नहीं आना चाहते थे, हमें मजबूरन सियासत में आना पड़ा, क्योंकि पढ़े लिखे तालीम याफ्ता मुसलमान नहीं थे मौजूद सियासत में आने के लिए। मुसलमान डरते थे मुसलमान की बात करते हुए। तालीम याफ्ता मुसलमान, वेल ऑफ मुसलमान, आम मुसलमान से अपने को जोड़ते हुए खौफ खाते थे। हम नहीं खाया। मेरे वालिद 70 बार जेल गए, इमरजेंसी में 80 साल की उम्र में जेल गए, मैं 10 बार जेल गया, टाडा में पहली बार मैं जेल गया। क्यों जेल गया मैं? और इसी जेल जाने ने मुझे मजबूर किया सियासत में कदम रखने के लिए। मुझे सियासत का शौक़ नहीं था, आज भी नहीं है। मैं सियासत को बुनियादी रास्ता नहीं समझता, सियासत को सिर्फ एक छोटी सी पगडंडी समझता हूँ। बड़ा शाहराह हमारी तालीम है, हमारी इक़्तिसादी बेहतरी है। तो ये जो हालात आए हैं पिछले 5-10 साल के, इससे मुसलमानों के लिए ज़हमत तो हुई, लेकिन साथ में रहमत भी हुई है। और मुझे यकीन है कि आने वाले 10-20 बरस में हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया के आगे सर उठाकर चलेगा, हिंदुस्तान की खिदमत करेगा, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की एक बार फिर क़यादत संभालेगा। इसी हवाले से मैं पॉलिटिकल मार्जिन की तो बात है, लेकिन यूपी के बारे में 7 जनवरी को जो मजलिस ने रिपोर्ट शाये की थी, मजलिस की रिपोर्ट नहीं थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रिपोर्ट नहीं थी, वो प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान और आपके अमिताभ कुंडू और पीसी मोहन साहब प्रोफेसर जो नामवर साइंटिस्ट है, उन लोगों की रिपोर्ट है, जिसमें खुलासा उस रिपोर्ट का ये है कि मुसलमान इक़्तिसादी, तालीमी और समाजी हर एतबार से जो है वहाँ पर बहुत ही सबसे नीचे रॉक बॉटम पर चले गए हैं। तो ये जो वहाँ की जो मुसलमान क़यादत रही है, जो भी है बड़ी बड़ी तादाद में, जैसा कि आपने कहा 2012 में मुसलमान बड़ी तादाद में 71, 67 जो भी तादाद है पहुँचे थे, उससे पहले 57 पहुँचे थे 2007 में। तो ये जो है कुछ ना कुछ जो तरक्की होना चाहिए, तो ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे की तरफ जो जा रहा है। देखिए, एक स्लाइड जो है, स्लाइडिंग जो हो रही है, ये स्लाइडिंग कोई नई नहीं हुई, ये स्लाइडिंग तो 1947 से पहले से है। ये स्लाइडिंग तो अंग्रेज़ ने सबसे पहले कमर तोड़नी चाहिए थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमान की, क्योंकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश का मुसलमान ही अंग्रेज़ के लिए ख़तरा था। यहाँ सबसे पहले वाजिद अली शाह की हुकूमत ख़त्म की गई, लखनऊ की, अवध की सबसे बड़ी रियासत थी, उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद जो 1857 की जंग आज़ादी थी, पहली जंग आज़ादी, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो मार लगाई वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की लगाई, कि वहाँ जितने ज़मींदार थे, जितने वहाँ तालीम याफ्ता, जितने ताकतवर थे, उन्हें फांसियों पर लटका दिया। कोई पेड़ नहीं बचा था, इस पर फांसी पर लटका गया। तो पूरी एक मिडिल क्लास ख़त्म कर दी। यहाँ से भाग के लोग हैदराबाद और जाके बसे बहुत बड़ी तादाद में, जो वहाँ के निज़ाम को ताकत दी है, और दूसरे या जाके प्लास उधर पहुँचे हैं, बंगाल पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश पढ़े लिखे लोगों से 1947 के बाद और बड़ा झटका लगा, बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश से माइग्रेशन मैक्सिमम हुआ तालीम याफ्ता का। तो इसलिए सवाल तो बहुत दिन से हो रहा है। लेकिन अब जो ये लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, ये लोग एक चीज़ नहीं देखते कि जो क़यादत होती है, किसी भी कौम की क़यादत होती है, वो MLA MP नहीं करते हैं। ये इससे बाहर निकलना पड़ेगा। किसी भी कौम की क़यादत उसका तालीम याफ्ता तबका करता है। तो मुसलमानों का तालीम याफ्ता तबका जब तक मिडिल क्लास जो है वो नहीं आके संभालेगी अपनी जिम्मेदारी, जुनूब में मिडिल क्लास रही, क्योंकि पाकिस्तान बनने का असर नहीं हुआ वहाँ पर। जुनूब का जो मुसलमान है मिडिल क्लास, वो मौजूद रहा, जिसने के क़यादत संभाली, स्कूल कॉलेज बनाए, उन्हें आगे बढ़ाया। यहाँ कोई स्कूल कॉलेज संभालने, सैकड़ों स्कूल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनको संभालने वाला कोई नहीं था। जो बेचारा गरीब मुसलमान थे, जिसने कभी खुद तालीम हासिल नहीं की, जिसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, उसने गवर्निंग बॉडी की संभाली। कोई वहाँ का मान लीजिए गोश्त का कारोबारी था, कोई कबाड़ का कारोबारी था, उसको लाया गया क्योंकि वो चंदा दे सकता था स्कूल को चलाने में। तालीम याफ्ता मुसलमान जो है वो या तो ख़त्म हो गया या दूर हो गया। तो आज
फिर से तालीम याफ्ता मुसलमान की एक नस्ल आई है और वो जागी है, ये क़यादत संभालेगी। क़यादत MLA MP मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मुसलमान MP ज़्यादा हो या कम हो, मिनिस्टर ज़्यादा हो या कम हो, क़यादत वो नहीं देंगे। क़यादत देंगे जब एक बड़ी तादाद में तालीम याफ्ता मुसलमान स्कूल और कॉलेज बनाएंगे। यहाँ पर एक जो हमारा छोटा व्यापारी, आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन कारीगर जो है मुसलमान है उत्तर प्रदेश का, चाहे वो बनारस का सिल्क बनाने वाला और जरी बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला हो, चाहे भदोही का कारपेट बनाने वाला हो, दुनिया में उसका नाम है भदोही के कारपेट का। आप चाहे मुरादाबाद के ब्रास का काम करने वाला हो, पीतल का, पूरी दुनिया में भेजता है वो। आप चाहे लकड़ी का काम करने वाला हो सहारनपुर का, चाहे वो इस तरह से जितने भी हमारे कारीगर हैं, बेहतरीन दस्तकार हैं हमारे, वो उत्तर प्रदेश से और बड़ी तादाद मुसलमानों की है। उनकी तरफ हमारे लोगों ने तवज्जो नहीं दी। उनको अगर आप मार्केटिंग सही करेंगे, पढ़े लिखे लोग उनके साथ जुड़ेंगे तब। और मुसलमानों को एक बात और समझनी पड़ेगी कि उन्हें अपने अंदर से भेदभाव को ख़त्म करना पड़ेगा। आप एक अंसारी, एक कुरैशी, एक जो हमारे दूसरी बिरादरियों के लोग हैं उनके साथ आप जुड़ते नहीं। जो वेल ऑफ मुसलमान है वो भी, उसके अंदर भी जात पात आ गई। नतीजा हुआ कि उनके बीच जाके उसने काम नहीं किया। ज़रूरत है उनके बीच, क्योंकि तादाद उनकी है। जमहूरियत में तादाद की अहमियत होती है। उस तादाद को आप समझिए, उनको जोड़िए। मैं तो यही काम अपने अखबार के ज़रिए, अपने कलम के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी सियासत के ज़रिए मैं पिछले 50-60 बरस से यही काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और उसका नतीजा है कि आज हम लोग सर उठाकर खड़े हुए हैं। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी परेशान है, हमारी ताकत से परेशान है, हमें कुचल देना चाहती है, लेकिन कुचल नहीं पाएंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अच्छा, ये जो है हालात जो है ना, मुसलमानों के नाम पर जो सियासत करती है तंजीमें, जैसे तो उसको फर्टाइल ग्राउंड फ्राहम करती है। MIM की जो एंट्री हो रही है, वो तो पिछले मरतबा भी आ गए थे, 2017 में आ गए, लेकिन आपके मरतबा बड़े पैमाने पर आए हैं। तो क्या समझते हैं इसके कुछ रिवर्स? मैं उनके एडवर्स नहीं, कोई नहीं, जमहूरियत में पूरा हक है, आए ज़रूर आए, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के वक्त ना आए। सियासत इलेक्शन के वक्त जो करता है उसको मैं उनको नहीं कह रहा, लेकिन मैं कोई भी जो सिर्फ सियासत इलेक्शन के वक्त करता है उसे मैं मौका परस्त कहता हूं, उसे मैं उनका इस्तेहसाल करने वाला कहता हूं। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था 2013 में, तो हम लोग गली गली मारे मारे घूम रहे थे, हम कैंप लगा रहे थे, लोगों की खिदमत कर रहे थे। हैदराबाद से कोई नहीं आया था, किसी और पार्टी से नहीं आया था। फिर जो हमारी तकलीफ़ें रहीं, जो वहाँ पे तहरीक चली ये CAA के ख़िलाफ़ और दूसरी चीज़ें, उसमें नहीं आए, उसमें कोई मदद नहीं की, कभी कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोले, कोई आपने उनको तालीमी इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने के लिए आपने कोई काम नहीं किया। तो अब अगर आप आए हैं तो आप मोस्ट वेलकम हैं, आप कैंडिडेट खड़ा कीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अवाम समझदार हैं, वो आपको बहुत ईमानदारी से सुनेंगे भी, तालीब बजाएंगे और मिठाई भी खिलाएंगे आपको यहाँ पे, लेकिन वोट नहीं देंगे। तो वोट, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। हाँ, बीजेपी ज़रूर बहुत खुश है, क्योंकि बीजेपी चाहती यह है कि ये पोलराइजेशन हो। बीजेपी चाहती है कि इलेक्शन जो है वो रोज़गार के नाम पर ना हो, इलेक्शन इस मुल्क में महंगाई के नाम पर ना हो, इलेक्शन गरीबी के नाम पर ना हो, इलेक्शन हो तो हिंदू मुसलमान के नाम पर हो, मस्जिद मंदिर के नाम पर हो। उसमें जो भी मदद करेगा उसको वेलकम करेंगे। उन्होंने कभी हमारे तो हर बात पे रुकावट बनाते हैं वो, लेकिन उनके लिए वो लाल जो है रेड कारपेट बिछा रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो उन्हें वेलकम करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ज़रूर तशरीफ़ लाएं। मेरे छोटे भाई हैं और मैं उनका बहुत इज़्ज़त करता हूं। तालीम याफ्ता आदमी हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं और उन्होंने हैदराबाद में काम भी किया है, लेकिन हैदराबाद के बाहर नहीं फैल पाए, उसका मुझे अफसोस है। सिकंदराबाद तक नहीं फैल पाए, उसका मुझे अफसोस है। आंध्रा में नहीं फैल पाए, तेलंगाना में नहीं फैल पाए, कर्नाटक में नहीं फैल पाए, तमिलनाडु में नहीं फैल पाए, उसका मुझे अफसोस है। कोशिश कर लें, उन्हें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो फैलेंगे तब जब वो हिंदू मुसलमान की सियासत से ऊपर उठकर हिंदुस्तान की सियासत करेंगे, अवाम की सियासत करेंगे। आखिरी मेरा सवाल, आपने जो बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई थी, मुसलमानों में ज़ात पात की बिरादरियों की अज़बतियत बहुत पाई जाती है। ये मेरा अपना तजुर्बा भी रहा, मैंने वहाँ पर कवर किया इलेक्शन यूपी में। तो अब के इलेक्शन में भी ऐसा दिखाएंगे। जैसा मैं मीरठ की मिसाल अक्सर देता हूँ कि 70% जो है सीट पर, जो है सिटी की सीट पर 70% थे, 3 बिरादरियों के 3 पार्टियों से लोग खड़े हुए थे।
एक मरतबा के इलेक्शन में लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब जो बीजेपी के सदर है वो मुंतखब हो गए थे। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ, क्योंकि दीन मदारिस का डॉट यानी जाल फैला हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, वो योगी जी ने कर दिया, उसे न्यूट्रलाइज योगी जी ने कर दिया जी। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो रहमत है, लेकिन रहमत है जी। उसने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। उन्होंने जो हमारे बीच जो ये बिला वजह की जो कर सकते थे वो है उसको उन्होंने खत्म कर दिया है और बाकी का भी खत्म कर दिया। बता दूं इस बार किसान जो है ये नहीं देख रहा कि वो जाट है या गुजर है या कश्यप है, वो तो ये देख रहा है कि मैं किसान हूं, मेरे पे जुल्म हुआ है, मैं किसान बन के वोट डालूंगा, मैं हिंदू बन के वोट नहीं डालूंगा। सामने वाले का ये नहीं देख रहा कि सामने वाला जो खड़ा है वो किस जात का, किस बरादरी का है। आपको बता दूं मुजफ्फरनगर में जहां मैं बहुत सरगर्म हूं, वहां पे 6 सीटों में एक भी मुसलमान नहीं खड़ा और वहां 40% मुसलमान आबादी है। तो उकसाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है कि देखो मुसलमान को नहीं दिया टिकट। बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है, मुसलमान उकसाए में नहीं आ रहा। मुसलमान आपको यकीन दिला दूं एक तरफा वोट देगा गठबंधन को, और वहां बीएसपी ने भी, दूसरे लोगों ने भी बड़े मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए हैं। वो मुसलमानों में अज़बियत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बरादरी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान हिंदुस्तानी की हैसियत से वोट डाल रहा है, किसान की हैसियत से वोट डाल रहा है, मुसलमान की हैसियत से वो अब राजनीति नहीं करना चाहता, नहीं कर रहा, नहीं करेगा। उसकी जीत इसी में है कि हिंदुस्तानी बनकर राजनीति करे और हिंदुस्तानी बनकर आगे जाए। आपसे बात निकल गई, आपने कहा कि वो 6 सीटें जो है, तो ये एक शुक्रिया जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है वहाँ पर कि भाई मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। अब इसी चीज़ों को जो है, यही जो ग्रीवांसेस है ओवैसी साहब जैसे लोग जो है तो उसको इस्तेमाल करते हैं कि भाई सेकुलर पार्टीज में आपकी कोई, मैं तो ज़मीन पे जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं मुजफ्फरनगर में पिछले 30 बरस से काम कर रहा हूँ। मैं तो जब दंगा हुआ था सब भाग गए थे, तो मैं ही अकेला था जो खड़ा था टीवी चैनलों पे भी, फौज के साथ भी, पुलिस के साथ भी, कैंपों में भी। वहाँ के अवाम जानते हैं इस बात को। मैं कोई बड़ी बातें, जज्बाती बातें नहीं करता। तो मैं तो जब हाशिमपुरा मलियाना का फसाद हुआ तो सबसे पहले पहुँचने वाला मैं था। रिलीफ का काम 2 साल मैंने वहाँ किया। भागलपुर का फसाद हुआ तो भागलपुर भी पहुँचने वाला मैं था। मैं तो ज़मीन पे काम करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि वहाँ के अवाम जो है, हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारा नहीं है, ना हो सकेगा। वो चाहे भाजपा कोशिश कर ले, चाहे हमारी भाई हमारे कोशिश कर लें, कोई भी कोशिश कर ले, इस बार हमारा भाईचारे का इलेक्शन है। ये भाईचारा वर्सेस भाजपा है। तो भाईचारा और भाजपा के बीच चुनाव है। मैंने और जयंत चौधरी ने 2014-15 से आंदोलन शुरू किया था, जिसमें हम सामाजिक एकता मंच बना के हमने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया था। और उसके बाद से हमारी सारी सियासत जो है वो भाईचारे को लेकर चली। हमने भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन कराए थे, हर गांव-गांव में हमने भाईचारा सम्मेलन कराए हैं। उसका असर है कि आज भाईचारा है, भाईचारे को तोड़ नहीं पाएगा कोई। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिद्दीकी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब जो यूपी के इंतखाबी सूरत हाल के बारे में नाज़रीन को बता रहे थे। उनका कहना है कि ये इलेक्शन भाईचारा वर्सेस फ़िरक़ा परस्ती हो रहा है और उसमें भाईचारे को कामयाबी मिलेगी। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।